हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज आपका बायोलॉजी का न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है, पादप कार्यकी एवं पारिस्थितिकी। ये दोस्त आपका 2 लेसन मिला के है। इसमें हम कंबाइंड आपको बताएंगे क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। जैसा कि मैंने दोस्त आपको पहले ही बता चुके थे कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 पार्ट में आपका सिलेबस था। मैंने जंतु विज्ञान को कंप्लीट कर दिया था। आज से आपका वनस्पति विज्ञान स्टार्ट हो रहा है और वनस्पति विज्ञान में टोटल आपको 6 से 8 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जबकि हम दो यहाँ चैप्टर को कंबाइंड ही पढ़ाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले ही आपका यहाँ पे वनस्पति विज्ञान को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। साथ ही आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। तो आज का एक पादप कार्यकी जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ मैं टॉपिक को भी बताऊंगा, पॉइंट भी बताऊंगा, जिसे आप लोग को नोट करना है ताकि एंट्रेंस एग्जाम के समय आप उसका रिवीजन कर सकें। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पादप कार्यकी है और पारिस्थितिकी है, इसको मैंने अलग अलग पार्टों में भी ऑलरेडी कराया हूं। उसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन की आपको बात किए थे। वन लाइनर क्वेश्चन में आपको सारे जितने बेसिक पॉइंट हैं, वो आपका पादप कार्यकी से रिलेटेड हो चाहे पारिस्थितिकी से रिलेटेड हो, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया है। वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। साथ ही ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसमें मैंने बेसिक कराया था। ये आपका उसी के आगे से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं दोस्त, यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है? ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हम आपको पादप कार्यकी और पारिस्थितिकी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। जैसे कि जो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने थे ऑलरेडी हमने कराया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे पहला है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ये क्या होता है? जैसे विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन हमारा क्या होता है? पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि जो होती है वो हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा विसरण होता है, इसी तरह हमारा परासरण होता है। ठीक है, विसरण भी जान लीजिए, पदार्थों की अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की गति की ओर जो गति करता है, स्थान की ओर गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जबकि अगर परासरण की बात करें तो जो दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर वाला होना विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जल में रखने पर किशमिश का फूलना, ये क्या है? ये आपका परासरण का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है? परासरण का एक एग्जाम्पल है। कर्टिस साहब ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक दुर्गुण कहा। किसने? कर्टिस साहब ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्टिस साहब ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक दुर्गुण कहा। इन्होंने कब कहा था? 1926 ईस्वी में। ठीक है, 1926 ईस्वी में इन्होंने अपना एक कथन दिया कर्टिस साहब ने, जिसमें बताया कि वाष्पोत्सर्जन जो है एक आवश्यक दुर्गुण है। ठीक है, इसे हम किस सहायता से मापते हैं? जैसे अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन है इसे हम किस से मापते हैं, तो इसे हम पोटोमीटर के मापते हैं। ठीक है, पोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटोमीटर के द्वारा हम इसे मापते हैं वाष्पोत्सर्जन को। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो हमारा 3 टाइप के होते हैं। आप छोटा सा हिंट है यहाँ पे जान लीजिए, ज्यादा हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो वाष्पोत्सर्जन है आप जान लीजिए, यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसमें आपका जो वाष्पोत्सर्जन होता है मुख्यतः पत्तियों की उपस्थिति या
रंध्रों के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो हम आगे आपको ढेर सारी चीजें बताएंगे, जैसे अभी आपको खनिज लवण भी है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाशीय क्रिया है, ठीक है, लाइट रिएक्शन, ये भी आपका एक प्रोसेस है। अभी आपको ढेर सारी चीजें, अप्रकाशीय क्रिया क्या है, डार्क रिएक्शन, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए ही चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। किसने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है? इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं, किन पादपों में रंध्र दिन में बंद व रात में खुले रहते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीएम पादपों होते हैं इनमें आपका रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में खुले रहते हैं। कैसे रहते हैं? दिन में बंद रहते हैं और रात में आपके क्या होते हैं? खुले रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, रंध्र जो होते हैं वो प्रायः रात्रि में बंद होते हैं तथा दिन में खुलते हैं। ठीक है, जो आपका सीएम पादपों में रंध्र क्या होता है? दिन में बंद होता है तथा रात में खुलते हैं, जबकि रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? रात में बंद होते हैं और दिन में खुलते हैं। क्या होते हैं? रंध्र जो होते हैं वो रात में बंद होते हैं, दिन में खुलते हैं, जबकि कैम, यहाँ पे जो कैम पादप होते हैं उनमें क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, दिन में बंद रहते हैं बल्कि रात में आपका खुलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन का ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वाष्पोत्सर्जन की दर है ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए, अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान में वृद्धि के कारण ही हमारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और वातावरण में उच्च आर्द्रता, अगर आपका वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आपके वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? वहां पे घट जाती है। क्या होती है दोस्त? वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। नोट कर लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको आगे देखने को भी मिलेगा। एक क्वेश्चन और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है, अभिगमन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो अभिगमन का जो सिद्धांत है वो सर जे.सी. बोस, किसने? सर जे.सी. बोस ने किया था। ठीक है, जे.सी. बोस ने किया था। सर जे.सी. बोस ने शक्तिवाद तथा डिक्सन व जॉली ने भौतिक शक्तिवाद को इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, और साथ ही इन्होंने अभिगमन का सिद्धांत भी प्रस्तावित किया था। इन्होंने पादपों के जल के लंबी दूरी का अभिगमन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तावित किया था, जिसे हम अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन का ए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पत्तियों पर पीएमए के छिड़कने से, तो इसमें पीएमए के छिड़कने से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी हो जाती है। क्या होता है दोस्त? वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी हो जाती है अगर हम पत्तियों पर पीएमए, ठीक है, के छिड़कने से। ऑप्शन का ए इसका बिल्कुल ही यहां पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपकी वाष्पोत्सर्जन की दर किसमें मापी जाती है? तो पोटोमीटर में आपकी मापी जाती है। किसमें दोस्त? पोटोमीटर में आपकी मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो परासरण क्या होता है मैंने आपको अभी अभी बताया। परासरण होता क्या है? जब दो आपके भिन्न सांद्रता वाले कोई भी विलयन हो गए, अगर हम उस विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करें तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला ही हमारा विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन का यहाँ पे ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलायक निम्न स्तर से उच्चस्थ सांद्रता की ओर क्या होती है? विसरित हो जाती है। यही हमारा क्या है? एक परासरण का आपका प्रोसेस है। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन के दोस्त यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो इसको हम लेस तत्वों का उपयोग किया जाता है उपापचयी प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए।
ठीक है, उपापचयी प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो लेस तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेस तत्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपने तत्व के नाम से यहां पे सुना, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि विशिष्ट, जिसके कारण जो आपका कार्य है, जैसे कोई भी आपका तत्व है, ठीक है, उसकी कमी से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और उस तत्व का क्या कार्य है। ठीक है, जो आपका वनस्पति विज्ञान में उस तत्व का क्या वहां पे वर्क है, क्या आपका कार्य करता है, किसकी कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रेट की, ठीक है, नाइट्रेट की यहां पे बात कर लेते हैं। ये आपका एक तत्व है, ठीक है, इसके कार्य कार्य क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम एवं क्लोरोफिल का घटक है जो आपका नाइट्रेट है। ठीक है, अगर हम इसकी कमी की बात करें, तो अगर पौधों में नाइट्रेट की कमी होगी तो पुरानी पत्तियों में हरिमहीनता का रोग उत्पन्न हो जाएगा। किसका दोस्त? हरिमहीनता का रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे सभी जितने भी कुछ हम यहाँ पे कुछ तत्वों की बात करेंगे, उसे आप लोग नोट करिए, इसकी कमी से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं पौधों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला अभी बात किए नाइट्रेट की। नाइट्रेट की इसका जो कार्य है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम एवं क्लोरोफिल का घटक है ये। सल्फेट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सल्फेट की बात करते हैं। इसका जो कार्य है वो है अमीनो अम्ल का एक भाग है जो आपका सल्फेट है। इसकी कमी से क्या होता है? नवीन पत्तियों की हरिमहीनता। ठीक है, इसकी कमी से आपका क्या होता है? नवीन पत्तियों की हरिमहीनता का रोग उत्पन्न हो जाता है। फास्फेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा हम फास्फेट की बात कर लेते हैं। तो फास्फेट इसकी ये आपका न्यूक्लिक अम्ल का एक भाग है जो कि पत्तियों की हरिमहीनता का एक लक्षण है। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे मैग्नीशियम है, फेरियम है, बी है, एमएन है, ठीक है, जिंक है, कापर है, ठीक है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका बोरेट है, फेरस है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इसमें योग होने वाले, आपके जो जिसकी कमी से, जिस तत्व की कमी से होने वाले जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, उनके बारे में भी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी आपको साथ साथ रिवीजन करना है। इसका मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, वहां से भी ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पौधों की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं का पता लगाने में किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो उस तत्व का क्या नाम है? लेस तत्व का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जैसा कि आपने बहुत पहले भी सुना होगा, या अब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो हमारी एक प्रोसेस होती है, इसमें आपका अपचयित, उष्माशोषी और एनाबोलिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कच्चे माल के रूप में ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम वर्णक की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लीजिए, हरे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में ग्रहण करता है और सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम प्रोसेस द्वारा वर्णक की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया का जो हमारा प्रोसेस है, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होता है? मंड होता है। ठीक है, अभी आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद आपका मंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग से संबंधित है। किससे दोस्त? क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग से संबंधित है। ठीक है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, यह एक अपचयित, उष्माशोषी तथा एनाबोलिक प्रक्रिया है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया, जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, ये कैसा है? तो ये आपका एक अपचयित, उष्माशोषी तथा एनाबोलिक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है, प्रकाशीय क्रिया तथा अप्रकाशीय क्रिया। ठीक है, जो आपका मैंने अभी बताया था आपको, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दूंगा। जैसे आपका लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का दर किस में मापते हैं?
ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर हम किस में मापते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की दर को हम क्वांटम में मापते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस में मापते हैं? वो हम क्वांटम में मापते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्वांटम में मापते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर। और प्रकाश संश्लेषण में कितने आवश्यक क्वांटम होते हैं? वो हमारे 8 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितने होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम? तो आपके 8 होते हैं आवश्यक क्वांटम। ठीक है, इसी तरह आपका अप्रकाशी भी है, जिसमें आपका जैसे इसे हम अप्रकाशी को हम केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसे दोस्त? अप्रकाशीय क्रिया जो आपका डार्क रिएक्शन है, इसे हम केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। आ जाते हैं दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो जो आपका अपचयित, उष्माशोषी और एनाबोलिक जो है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक उपभोक्ता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? वो हमारे मेढक हैं, सी। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसके लिए दोस्त मैंने आपको जो पहले आपको पादप कार्यकी बताया था, उसमें आप लोग देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। आप लोग वहां पे देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन का सी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो होता है एक दिशीय। ठीक है, एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, क्या होता है दोस्त? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल रोम किसके द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं? तो मूल रोम जो है वो हमारा पराशरण से, किससे? पराशरण से मृदा का जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं? पराशरण के द्वारा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? वो हमारा सूर्य है। क्या है दोस्त? वो हमारा सूर्य है। जो आपका इकोसिस्टम, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जो शब्द है पारिस्थितिकी, जो शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, इसका सर्वप्रथम A.G. टेंसले साहब द्वारा दिया गया था पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का नाम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण के सजीव तथा निर्जीव अवयवों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होने वाला तंत्र हमारा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण के सजीव तथा निर्जीव अवयवों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होने वाला तंत्र जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस तंत्र के कुछ घटक होते हैं, जैसे 2 घटक होते हैं। पहला जैविक घटक, दूसरा आपका अजैविक घटक आते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक में क्या आते हैं? भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। सबकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इकोसिस्टम से। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पार्ट हैं, जो आपके कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जो आपके घटक हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आपका जैविक घटक। जैविक घटक में आपका कौन कौन सा है? पहला है आपका उत्पादक। अब उत्पादक को समझिएगा आप। हरे पौधे जो कि सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, प्राथमिक या मूल उत्पाद कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आपको आया था क्वेश्चन, प्राथमिक या मूल उत्पाद, ऐसे आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संश्लेषित भोजन के द्वारा वृद्धि और प्रजनन होता है, वो आपके उत्पादक के अंतर्गत आता है, प्रोसीड्यूर के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे उपभोक्ता की। ठीक है, कंज्यूमर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। उपभोक्ता कुछ जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, खरगोश, गाय आदि पत्तियों व कोमल तनों को खाते हैं। इन्हें हम शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं।
या अगर हम अन्य जंतु की बात करें, अन्य जंतु जैसे अभी मैंने आपको बताया था मेढक, ठीक है, मेढक, शेर, चीता आदि ये शाकाहारी जंतुओं को खा लेते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। वे जंतु जो कि मांसाहारी जंतुओं को खा लेते हैं वो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। अब हम जान लेते हैं अपघटक। अपघटक क्या होता है, जीवाणु तथा कवक मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अपघटक कहते हैं। अगला दोस्त जो आपका अजैविक घटक है, थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। ठीक है, भौतिक घटक, अजैविक घटक में आपके तीन हैं, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में कौन कौन आते हैं, जैसे ताप, जल, वायु, ये क्या है, ये आपके भौतिक घटक हो गए। अब अकार्बनिक पदार्थ की बात कर ली है यहाँ पे, तो अकार्बनिक में आपका नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस आदि ये सभी आपके अकार्बनिक पदार्थ में आ गए। कार्बनिक पदार्थ में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये क्या है, आपके कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर आपका इकोसिस्टम से क्लासेस आपको चलाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आप लोग उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको और भी चीजें अच्छी से क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11वें नंबर का क्वेश्चन था, तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत है जो आपका सूर्य है। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस के ऊपर चढ़ने का ससंजन मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हमारा डिक्सन और जॉली साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है, तो वो आपका यहाँ पे, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। क्लोरोप्लास्ट के इसमें पूछ रहा है कि किस भाग में होती है, तो आपके ग्रेना भाग में होती है। किसमें दोस्त? ग्रेना भाग में होती है। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो हमारा तने के द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है और लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलत यहाँ पे करके चले आते हैं, क्योंकि जड़ों के नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो हमारा वाष्पोत्सर्जन तनों के और पत्तियों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन का ए और सी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? तो पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में होता है? वो आपका सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में दोस्त? सुक्रोज के रूप में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसे पढ़ा भी होगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषी तत्व है? तो सूक्ष्म पोषी इसमें तत्व की बात किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषी तत्व है? तो सूक्ष्म पोषी इसमें तत्व जो है वो आपका डी है, एमएन। ठीक है, क्या है दोस्त? डी है, एमएन, एमएन के ऑक्साइड। इसमें आपका जैसे इसका जो कार्य है, कार्य क्या है कि कुछ एंजाइम का उत्तेजक या पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक इसका मुख्य कार्य है, और इसकी कमी से कार्यकी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, पौधों में कार्यकी रोग उत्पन्न होता है एमएन की कमी से। तो ऑप्शन का डी इसका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका प्रथम उत्पाद जो है वो आपका मंड है। ऑप्शन का डी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, मीमोसा पुडिका में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो इसमें किस प्रकार की गति जाती है? कंपना नुकुंज। ठीक है, कंपा नुकुंचन। ठीक है, क्या है दोस्त? कंपा नुकुंचन प्रकार की गति पाई जाती है मीमोसा पुडिका में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया की नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, अमोनिया की नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है, तो उस जीवाणु का नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। क्या है दोस्त, नाइट्रोबैक्टर नाम है जो कि अमोनिया की नाइट्रेट में आपका बदलता है। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन किसके द्वारा प्रदूषण इंगित करते हैं। तो लाइकेन जो होता है वो हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण का इंगित करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रिला में किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो हाइड्रिला में हमारा चक्रीय गति पाई जाती है। किस प्रकार की दोस्त, चक्रीय गति पाई जाती है हाइड्रिला। आज दोस्त ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। पादप कार्यकी और पारिस्थितिकी दोनों ही हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोनों से, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वो भी हमारा क्लास एक एक क्लास में ही आपका एक एक वीडियो में ही सारा आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ताकि दोस्त अभी आपका फिजिक्स भी कंप्लीट करना है और केमिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंट जो लेसन है उन्हीं को हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि दोस्त हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आज जितने भी हमने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो था वो आपका ऑप्शन का सी था। हाइड्रिला में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो वो आपका चक्रीय गति पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। यहाँ पे वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, श्वसनी शोथ। ठीक है, वायु प्रदूषण से होने वाला एक रोग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन का खतरनाक शत्रु कौन सा है। तो ओजोन का खतरनाक शत्रु क्या है, CFCS। ठीक है, ऑप्शन का सी इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे जो कि सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। अभी मैंने आपको क्लियर बताया था, वो हमारे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त, उत्पादक कहलाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का बी था, 24 का बी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कमेंट आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि क्लासेस का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज आशा करते हैं दोस्त जितने क्वेश्चन बताएं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं आज की इस क्लासेस को आप जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।